संसद ने। अब मान के चलो उस कानून को राज्य यदि नहीं माने तो क्या होगा? तो फिर उस विधि का कोई फायदा रह जाएगा, उस कानून का कोई फायदा रह जाएगा कि भाई एक्स स्टेट ये कह दे कि हम पार्लियामेंट किसी चीज को नहीं मानेंगे, आपका वाई स्टेट कुछ कह दे नहीं हम भी नहीं मानेंगे, तो इस तरह तो फिर मानेंगे कि फिर तो राज्य जो है अपनी मनमानी करेंगे जहां पर सरकारें नहीं है। भाई केंद्र में ऐसा हो सकता है ना, सरकार अलग पार्टी की हो या राज्यों में अलग पार्टी की सरकार हो, तो जो अलग पार्टी की सरकार है क्या फिर वो मानेंगे अगर उनको बाध्य ना किया जाए? इसलिए दोनों का प्रशासन बेहतर हो सके, केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी किसी प्रकार का विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए ये सौंप दिया गया कि राज्य की ड्यूटी है। अब आप मान के चलिए कि राज्य अगर इसको ना माने तो एक टर्म होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता। आप मुझे बताएं संवैधानिक तंत्र की विफलता पर कौन सा आपातकाल लगता है? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया हमने इसको पढ़ा था कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई तो संवैधानिक तंत्र की विफलता दरअसल में होती क्या है? बहुत बढ़िया आर्टिकल 356 लगता है, बहुत शाबाश, वेरी गुड। तो आप समझिए मेरी बात को। देखो दरअसल में संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होती है? भाई राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार को ये सकती है, संसद को ये सकती है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये सकती है, राज्यपाल की सिफारिश पर उसको लगा देते हैं। अब इंपोर्टेंट बात क्या है कि अगर राज्य उस विधि को नहीं मान रहा है तो ये क्या कहते हैं कि भाई आपके यहाँ संवैधानिक तंत्र जो है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो यहाँ पर फेलियर प्रूव हो गया है, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो स्टेट को इस तरह से बांधा गया है कि भाई वो अड़चन ना किसी चीज में लाए, यानी अड़चन ना लगाए कोई और चीजें स्मूथली काम कर पाए। तो यहाँ पर छोटे से शब्दों में आप लिख भी ले लेना, तो इसका मतलब क्या हो गया? संसद किसकी है? संघ की। तो संघ के निर्देश का पालन राज्य को करना होगा, यही तो बात हुई इसका। बोले यस और नो? संघ के निर्देश का पालन राज्य को करना होगा, राज्य को करना होगा। किसका? संघ के निर्देश का पालन, ठीक है। द स्टेट विल हैव टू फॉलो, द स्टेट यदि नहीं करता है तो मैंने आपको बता दिया तब आर्टिकल 365 होता है। आर्टिकल 365 बताता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसी आर्टिकल 365 को आधार बना करके संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और इसी को आधार बना करके यानी आप समझ सकते हैं ये तो एक कारण होता है आर्टिकल 365, और इसको कारण बना करके क्या लगा दिया जाता है? इसको कारण बना करके आर्टिकल 356, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रपति शासन किन स्थितियों में किसके द्वारा और क्या प्रभाव उसका होगा। हम सब करके मुझे बताएं, बात क्लियर है? बोलो भाई बात क्लियर? आपको कहां पर बताया गया है? आर्टिकल 312 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं आती हैं? तो इसमें 3 सेवाएं सबसे बड़ी हैं, आप जानते हैं, आईएएस, आईपीएस और आपका आईएफएस यानी कि भारतीय विदेश सेवा, जो कि बाद में जोड़ी गई थी 1966 में। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होता है? इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बोलेंगे फटाफट से। इन सब की बहुत सारे साथियों ने लिखा यूपीएससी, बहुत शानदार, इस सब की आज हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती होती है, भर्ती यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगा, उनका जो प्रशिक्षण होगा, उनकी जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, प्रशिक्षण हो गया उनका, और उसके बाद में उन पर जो नियंत्रण होगा, ये सारे अधिकार संघ सरकार के पास में है। संघ सरकार या केंद्र सरकार आप कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आप कहें, यानी कि इन सबके जो रिक्रूटमेंट्स के राइट होंगे, जो इनके ट्रेनिंग के राइट्स होंगे, ट्रेनिंग के जो इन पर कंट्रोल होगा वो किसका होगा? तो आप लिख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र सरकार का इन पर नियंत्रण होगा। लेकिन आप मुझे बताओ ये लोग राज्य में कार्यरत होते हैं या नहीं? याद रखना ये जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, दोनों दोनों से मतलब है मेरा केंद्र और राज्य के लिए काम करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए काम करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए कार्य करते हैं, दोनों के लिए। ऑफिसर्स विल वर्क फॉर या ऑफिसर्स फंक्शन ऑफ बहुत सी लिख लीजिए संस्था। अब मैंने एक शब्द यहाँ पर यूज किया कि भर्ती तो यूपीएससी कराता है, ये तो ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपका जब आर्टिकल 315 से 323 को हम पढ़ेंगे। प्रशिक्षण मुझे बताइए, वो भी हम हालांकि वहाँ पर जानेंगे, लेकिन क्या आप थोड़ा सा जानते हैं कि आईएएस का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो मुझे आप बताएं, तो कहाँ पर होगा? बताएं फटाफट से लोग। आईएएस का प्रशिक्षण होता है लब्सना में, कहाँ पर होता है और लब्सना कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, बोलिए फटाफट से। भैया आपने बताया था राज्यपाल राजनीति से नहीं होना चाहिए, और नहीं अभी बताएंगे वो सारी चीज़ों को, आज भी एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य ये बड़ा विवाद है, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार प्रश्न आपने पूछा है, बहुत बढ़िया भैया। उत्तराखंड में होती है, मसूरी में होती है लप्सना। ऐसी आईपीएस ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल में, है ना, इंस्टीट्यूट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। तो उनके सबके अधिकार किसके पास है? आपका केंद्र के पास में, लेकिन कार्य दोनों के लिए करें और राज्य को यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासन को मजबूत बनाया गया, केंद्र के प्रशासन को और भी अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से। फिर यहाँ पर नोट करेंगे आप आपका आर्टिकल 258 आर्टिकल 258 है, जो राष्ट्रपति है हमारे देश के प्रेसिडेंट है, काम को कैसे बांटते हैं? राष्ट्रपति राज्य की सहमति से संघ का कार्य यानी जो केंद्र का कार्य है, संघ का कार्य राज्य को सौंप सकते हैं, राज्य को सौंप सकते हैं। उनको लगा कि भाई स्टेट जो है पा जा सकता है, और ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 258 क्या में। अब मुझे एक बात बताएं, राज्य पर एक अतिरिक्त दबाव आया या नहीं आया? बेशक उसने सहमति दी, लेकिन एक अतिरिक्त दबाव तो आया, वो कार्य तो किसका था? संघ सरकार का था, लेकिन करना किसको पड़ा? राज्य को करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जब राज्य पर अतिरिक्त दबाव आएगा तब क्या होगा? तो ऐसी ही व्यवस्था फिर इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 258 ए। इसमें क्या कहा गया? राज्यपाल इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि राज्यपाल जो है, अंतर्राज्य का मतलब समझ गए ना? जब हम कभी भी बात करते हैं अंतर शब्द, जैसे हम बात करें अंतरराष्ट्रीय, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं राष्ट्रों के मध्य, कोई भी नेशंस के बीच की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अंतर्राज्य शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कोई भी स्टेट्स के बीच की बात हम कर रहे हैं। कोई भी का मतलब वो कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना। नदी जल बोर्ड अधिनियम आया और इसी वर्ष आया आपका, इसको बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना, अक्सर परीक्षाओं में आप इसको देखते होंगे, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम इस वर्ष आया था। ये दोनों एक ही वर्ष के हैं अधिनियम। ये कब आया था? 1956 में आया था। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, टेम्पररी कोर्ट बना करके उस विवाद को जैसे भी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई मान के चलो सिर्फ जल का विवाद नहीं होता है, भाई आपका 2 राज्य हो गए, मान के चलो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया, और वो विवाद जल को लेकर इतना बढ़ गया तो उन 2 राज्यों के रहने वाले लोगों के मन में भी एक द्वेष पैदा हो जाएगा या नहीं होगा? यानी वो भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, नहीं लगेंगे, तो देश के लिए बहुत हानिकारक है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे विवादों की वजह से क्या होता है कि राज्य के रूप में हम अपनी पहचान बना लेते हैं कि हम तो बिहार से हैं तो हम बिहारी हैं, हम यूपी से हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी पता नहीं क्यों अलग बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स भाषा के आधार पर बने, ठीक है, वो इसलिए बने क्योंकि उस भाषा का विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाया और ध्यान देकर के उसका ज्यादा विकास हो पाए, उसका उत्थान हो पाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग जो है हमसे अलग हैं। ऐसा कई बार आप भी महसूस करते होंगे कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों को खुद से कई बार अलग समझने लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के, कई बार विवादों की वजह से ही जन्म लेता है, तो देश के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। जबकि हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय की होनी चाहिए, एक इंडियन के रूप में हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? संसद विधि बना करके, इतनी बात में कोई दिक्कत? फिर आर्टिकल 262 इसी में फिर इंपोर्टेंट आर्टिकल को काम करना है, चला देना, ये इसका कार्य है।
कि कभी भी मान के चलो केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया तो ये क्या करेगा, देखेगा कि भाई विवाद का क्या कारण है, और विवाद के जो कारण है, ठीक है, उनके देखेगा कि भाई केंद्र किस बात के लिए अपनी डिमांड कर रहा है, भाई विवाद का कोई ना कोई कारण तो होगा ही, ऐसे थोड़ी कि बेवजह विवाद हो जाएगा। तो वो देखेगा कि भाई इसके जो रीजन है वो क्या है, मेन कॉजेज क्या है, कारण क्या है, और वो एक सलाह देगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो सलाह देगा, इस सलाह को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये बात आप मार्क करके लिख लेना। ये जो सलाह देता है, ये सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाइंडिंग, लिख लेना इस बात को। क्या है ये, नॉट बाइंडिंग है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है, देख सकते हो ना इतना छोटा सा, तो हाँ जी, बाध्यकारी नहीं है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, दोनों के मध्य, यानी हम कह सकते हैं यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य, इनके मध्य में कोई डिस्प्यूट हो सकता है प्रशासन में, तो आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोक प्रशासन और अधिक अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए हमारे देश में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य के मध्य जो है आपका कोई विवाद ना रहे। तो इसमें आपका 2 आज तक हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है, ठीक है, कितने का, 2 का। पहला आपका 1966 में जब आपका मोरारजी देसाई थे, और दूसरा आपका 2005 में जब आपका कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी को इसके लिए लिया गया था। तो 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन आज तक हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग किस लिए गठित किए जाते हैं, छोटे से शब्दों में लिखना, लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए, ताकि जो प्रशासन है वो और अच्छे से हो, और अधिक कारगर, कारगर का मतलब होता है कामयाब, और अधिक कारगर बनाने के लिए, और अधिक कारगर बनाने, तो इसमें क्या कहते हैं हम, टू मेक, प्रथम अर्थात पहला पहला जो आपका एआरसी गठित हुआ था वो 5 जनवरी 1966 को गठित हुआ था, 1966 को, जिसमें अध्यक्ष थे आपका, जो चेयरमैन बनाया गया था मोरारजी देसाई को, 4 अन्य सदस्य भी थे, अध्यक्ष थे इसके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। बाद में आपको पता है अगले ही वर्ष जो है 1967 में मोरारजी देसाई देश के वो प्रधानमंत्री पद के लिए पहुंच गए थे, तो यहाँ पर इनको पद छोड़ना पड़ा था, इनकी जगह पर आ गए थे हनुमंतैया, वो तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन थे इसके चेयरमैन, चेयरमैन मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। लोकपाल और लोकायुक्त होने चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की या लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, तो आप कहना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, नियुक्ति की बात इन्होंने की, इनकी रिपोर्ट है, तो हम पढ़ रहे हैं ना, इनकी रिपोर्ट आप इसको कहेंगे, इनकी रिपोर्ट हम कह रहे हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। क्या काम होता है लोकपाल और लोकायुक्त का, बताएं जरा। तो आप कहेंगे भैया हमारे देश में जो लोकपाल वर्तमान में कौन है, पहला प्रश्न तो ये है, देश के पहले लोकपाल तो आपका आप जानते हैं पिनाकी चंद्र थे, आपका पीसी थे पिनाकी चंद्र। तो आप कहेंगे किसके लिए है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ऐसी संस्था है जो कि भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के आगे बढ़ रही है, या ऐसी कोई भी विधि जो देश के लिए हानिकारक है, जो देश की आपको आर्थिक तरीके से जो नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसा कोई भी एक्ट है, उस सबकी जांच कौन करता है आपका, तो आप कहेंगे वो लोकपाल के केंद्र में आता है। बहुत बढ़िया, कई साथी लिख रहे हैं वेणुगोपाल एकदम गलत आंसर है, अजय माणिक राव जिन साथियों ने लिखा है वो सारे सही हैं, वर्तमान में लोकपाल है। तो इन्होंने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त होने चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा था, जैसे आप मुझे बताएं, नीति आयोग आप सब लोगों ने सुना है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो आया था आपका 2015 में, जानते हैं 1 जनवरी 2015 से। तो उससे पहले नीति आयोग से पहले वो क्या होता था, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कभी, तो आप कहेंगे जब देश आजाद हुआ था तो इस देश के विकास के लिए लाया गया था आपका प्लानिंग कमीशन, अर्थात 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के बारे में भी आप थोड़ा सा वो जानते होंगे कि योजना आयोग ने हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान रूस से प्रेरित होकर शुरू किया। तो 1951 से 56 था, पहला, फिर 56 से 61 था, 61 से 66 था, 66 के बाद में गैप रह गया था 1969 तक, यानी एक वर्ष का, 1969 से 1974 एक योजना आई, फिर 1974 से 1978, 1978 से 1980 तक गैप रहा था, और फिर आपका 1980 तक गैप के बाद 1980 से 85, 85 से 90, 90 से 92 तक गैप रहा था, फिर 92 से 97, 97 से 2002, और 2002 से आपका 2007, 2007 से 2000 आपका 12, और इस तरह 12वीं पंचवर्षीय योजना होनी थी 2002 से 2007, 2012 से 2017, 2012 से 17 तक होनी थी, लेकिन आपका जो जिसको हम कहेंगे आपका क्या, एनडीए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, योजना आयोग को खत्म कर दिया। तो योजना आयोग को खत्म कर दिया, उसकी जगह किसको ला दिया गया आपका बताएं, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहें नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो पहले इसकी जगह पे जो पहले प्लानिंग कमीशन था, जिसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया, उसका अध्यक्ष भी कौन होता था, पीएम ही होते थे। तो यहाँ पर एक बात इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था पीएम या किसी भी मंत्री को योजना आयोग में ना रखा जाए, पैसा खा जाते हैं, योजना आयोग में ना रखा जाए, ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। क्योंकि ये क्या, देखो अब देखो केंद्र, क्योंकि केंद्र शक्तिशाली है यहाँ पर, अगर पीएम को या किसी भी मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, मंत्री की बात क्या चल रही है, पीएम के साथ में केंद्रीय मंत्री की बात चल रही है, ये कह रहे हैं अगर आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो मंत्री लोग इसमें नहीं होने चाहिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वही लोग हैं, पीएम और एनी मतलब आउटर पर्सन होने चाहिए इसमें, बाहर से कुछ लोग जो ईमानदार लोग हों, शुड नॉट बी प्लेस्ड इन प्लानिंग कमीशन। ये रिपोर्ट इन्होंने दे दी अपनी, किसने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो इस रिपोर्ट पर क्या तुरंत कार्रवाई हो गई थी, आप कहेंगे नहीं, सरकारी आयोग की रिपोर्ट पर हुई। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात की, कवायद शुरू हुई। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए बहुत ज्यादा शर्तें हैं, ठीक है, कि भाई उसका जो है आपका उसके अनुभव को लेकर के उस पर किसी प्रकार का मुकदमा ना हो, और इस देश को लगभग 30 साल लग गए थे ऐसा व्यक्ति ढूंढने में, तब हमको पिनाकी चंद्र घोष मिले थे ऐसे व्यक्ति, जिनको हमने लोकपाल बनाया। पीएम या किसी भी मंत्री को योजना आयोग में, तो यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि भैया कुछ शक्तियां किसकी कमजोर हो रही हैं, तो केंद्र की शक्तियां कमजोर हो रही हैं, ठीक है, केंद्र की शक्तियां कमजोर हो रही हैं, तो ये चीज नहीं हुई। ऐसी ही लगभग जो कंडीशंस थी वो दी आपका दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो उसकी रिपोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ गए होंगे प्रशासन को लेकर के इन्होंने रिपोर्ट दी। सेकंड एआरसी, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, वो कब गठित हुआ था, 31 अगस्त 2005 को। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जो बाकी कमीशन गठित हुए इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या कहा। वीरप्पा मोइली के चेयरमैन थे, वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। चेयरमैन कौन थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के, तो आप कहेंगे वो थे हमारे वीरप्पा मोइली। अब हमने कहा कि भाई दोनों सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई कैसे कैसे आपका केंद्र और राज्य के मध्य में संबंध होने चाहिए। जो भी रिपोर्ट इन्होंने दी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको इग्नोरेबल है, ठीक है, अभी इतना ध्यान आपको नहीं देना। लेकिन फिर कुछ कमीशन गठित हुए, कुछ आयोगों का गठन हुआ, और जो आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दी वो बहुत महत्व की रिपोर्ट है। जैसे कि आपका शीतलवाड़ आयोग था, राजमन्नार आयोग था, या सरकारी आयोग था, या अपना होगा पुंछी आयोग था। ये 4 आयोग बहुत पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो इनके गठन और रिपोर्ट से आ जाता है, और दूसरा प्रश्न आता है कि इनकी रिपोर्ट्स क्या थी, ठीक है, वो हमको पढ़ना है। लिखेंगे जरा, नोट करना आसानी से। पहला शीतलवाड़ समिति, शीतलवाड़ समिति, शीतलवाड़ समिति ये क्यों गठित हुई थी। शीतलवाड़ समिति 1966 में गठित हुई, और जब हम इस तरह से वर्ष लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर उसने रिपोर्ट दी, शीतलवाड़ कमेटी, शीतलवाड़ कमेटी क्यों गठित हुई थी, लिख लेना इस बात को। फर्स्ट एआरसी का जो पहला
एआरसी था, या एआरसी बोले तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन के लिए। फर्स्ट एआरसी के अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया, अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया। अब इसने उसको रिपोर्ट को पढ़ा अच्छे से, तो इसने क्या कुछ रिपोर्ट दी कि भाई केंद्र और राज्य के मध्य से एक साथी का हमारे का प्रश्न भी था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया ये कहते हैं कि राज्यपाल राजनीति से दूर होना चाहिए, तो आनंदीबेन पटेल तो सीएम रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सर वर्ल्ड हिस्ट्री आप करवाओगे क्या? दोस्त निर्भर करेगा आप क्या चाहेंगे इस बात पर, हम वो सब कुछ करा देंगे जो आप चाहोगे। क्या प्रश्न है? गवर्नमेंट शुड बी, क्या बोलोगे? गवर्नर, जैसे आपने को मैंने एक बात बताई थी, मैंने इन्होंने कह दिया कि राज्यपाल तो गैर दलीय व्यक्ति हूं। इन्होंने भी पढ़ा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट तो इस समय तक आई नहीं, इसकी रिपोर्ट आ गई, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को भी पढ़ा, और जो आपका पहला एआरसी था यानी कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी रिपोर्ट को भी इन्होंने पढ़ा। तो मैंने एक शब्द बताया था आपको कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि विद ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये बात आप जानते हैं? यस और नो? यस और नो? मेरी रिक्वेस्ट है कई साथियों से, आप कमेंट ना करें, ये समझदार बच्चे, आपने इनसे क्या कहा है, अपना समय बर्बाद ना करें, ये जानते हैं अपने समय के लिए। बच्चों नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अतिरिक्त बातें कोई भी नहीं। मैंने कहा ना जब आपकी क्लास खत्म हो, कहा जी होता है प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि कभी भी जो बच्चा अतिरिक्त बातें किया करे कहने के बाद में भी, तो ऐसा करो इलाज उसका, ऐसा ऐसा इलाज होना चाहिए। आप बताओ सारे लोग, उसका इलाज ऐसा होना चाहिए कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक कैसे कैसे करते हैं? क्लास तो देख पाएगा ना, नहीं पाएगी। आपका यूपी के राज्यपाल है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जब चाहे उनको हटा सकता है। हाँ जी, प्रसाद पर्यंत का यही अर्थ है। तो इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल तो फिर स्वतंत्र नहीं रह पाता, वो तो केंद्र में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है उसको अपनी उंगलियों पर केंद्र सरकार नचाने का प्रयास करती रहती है। तो यहाँ पर एक मतलब खुली व्यवस्था कहाँ हुई? राज्य के लिए कहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हुई? वो तो डर डरा सा रहता होगा, साधारण से शब्दों में कहें तो प्रसाद पर्यंत, यानी कि वो देखता होगा कि राष्ट्रपति साहब जी की कृपा बनी रहेगी तो मैं रह पाऊंगा अपने पद पर, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने इसी बात के लिए कहा राजमन्नार समिति में कि जो राज्यपाल का पद है गैर दलीय तो हो, पिछली रिपोर्ट तो माननी ही होंगी। एक बात और कह दी उन्होंने, राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड नॉट बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यपाल का पद जो है वो प्रसाद पर्यंत ना हो। बात समझ गए? यानी कि शुड नॉट बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके प्रसाद पर्यंत ना हो। एक बात तो ये कर दी उन्होंने। क्या बोलेंगे? द पोस्ट ऑफ गवर्नर, इंग्लिश लिख सकते हैं आप, इसकी आसान सी होगी क्योंकि ये सब शब्द मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। शुड नॉट बी थम्स अप करके बताएगा, मैं बोलूं आसान शब्दों को तो आप लिख सकते हैं शुड नॉट बी ड्यूरिंग द, या मैं लिख देता हूं, छोड़िए कोई बोलेगा नहीं लिख दो, हाँ लिख दो, है ना, तो उससे लिख। दूसरी बात इन्होंने की शिष्ट, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? कल मैंने बताया था, किस आर्टिकल से ये भी आप लिखेंगे, अच्छे छात्र होने का परिचय दें। सॉरी, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, तो आप कहेंगे भैया ये आपका केंद्र के पास होती हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो राज्यों को मिले। ठीक है, इसको मिले, वो राज्य को मिले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब आपने लिखा आर्टिकल 248। देखो इन्होंने कहा कि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो केंद्र के पास में होती हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं, इस तरह केंद्र मजबूत होता है। और आप एक काम करो, ये रेजिडरी पावर्स जो है, रेजिडरी पावर्स क्या होती है? जो ना तो संघ सूची में हो, ना आपका राज्य सूची में हो, ना समवर्ती में हो, इसके अतिरिक्त कोई भी विषय है। उनका केंद्र पहले ही शक्तिशाली है, तो अब केंद्र को और अधिक शक्तिशाली क्यों कर रहा है? राज्य को भी तो और शक्तिशाली किया जाए। तो उन्होंने कहा कि रेजिडरी पावर्स किसको मिलनी चाहिए? टू स्टेट, ये राज्य को मिले। किसको मिले? ये राज्य को मिले। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगता है अभी हमने बताया, तो आप कहेंगे आर्टिकल 365 उसका आधार है, लगता 356 में है। ठीक है, तो 365 क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि केंद्र के निर्देश का पालन यदि राज्य नहीं कर रहा है, यही संवैधानिक तंत्र की विफलता कही गई है। आप कहेंगे हाँ जी, तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात होगी, केंद्र तो कभी भी कह सकता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन उसका दुरुपयोग भी होता है, बहुत आप देखते होंगे कई बार राज्यों पर थोप दिया जाता है राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, केंद्र सरकार देखती है यहाँ पे विपक्ष की सरकार, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन थोप देती है जैसे बहाना मिलता है। तो इन्होंने कह दिया राजमन्नार समिति ने कहा राष्ट्रपति शासन जैसी चीज होनी ही ना हो चाहिए, राष्ट्रपति शासन ना हो, शासन ना हो। क्या कह दिया गया इन्होंने कि देयर शुड नो प्रेसिडेंट रूल, देयर शुड बी देयर शुड बी नो प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, ये बात इन्होंने कह दी। एक इन्होंने कह दिया कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं पर ज्यादा अधिकार किसका है? फटाफट से आंसर करो। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं खत्म हो। अरे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो, तो ज्यादा हार्श नहीं हो गए? यानी इन्होंने कह दिया एंड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एआईएस बोलते थे इनको, एआईएस, एंड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इन्होंने कहा कि भाई ये सब केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, काम ये राज्यों में करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपका केंद्र में भी काम करते हैं। तो इन्होंने कहा सब अपना रिक्रूटमेंट खुद करें, यूपी को अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो अधिकारी चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करे, चाहे वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो। हर स्टेट के पास ये राइट हो कि वो अपने अपने ऑफिसर्स को खुद अपॉइंट करे, केंद्र का नियंत्रण ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार उनका जो है फायदा उठा करके राज्यों में चीजों में गड़बड़ी पैदा करती है। और जैसे केंद्र को कुछ अधिकारियों की जरूरत है तो केंद्र उनकी नियुक्ति खुद कर ले कि उनको प्रधानमंत्री या फिर आपका अन्य अधिकारी या प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ ऑफिसर चाहिए, या उनको कुछ सुरक्षा में ऑफिसर चाहिए, तो उनका गठन जो है सब स्वतंत्र तरीके से करे। एक दूसरे को उसको बाध्यकारी नहीं बनाना है कि भाई ये जो स्टेट है इनमें जो अधिकारी होंगे उन सब पर कंट्रोल जो होगा वो सेंटर का होगा। तो उनका ऐसी चीजें गड़बड़ में होती है। ठीक है, आप मान के चलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपका जिले में, तो वो राज्य सरकार की ज्यादा सुनेगा या फिर आपका केंद्र सरकार की ज्यादा सुनेगा। अब इसमें दो स्थिति है, एक तो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, या ऐसा हो सकता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। तो अगर राज्य में अलग पार्टी की सरकार है तो केंद्र का उसके ऊपर सिकंजा, तो वो बीच में फंसा रहेगा, राज्य सरकार उसके ऊपर एक दबाव डालेगी, केंद्र सरकार उसके ऊपर एक दबाव डालेगी कि भाई हमारा ये काम होना है, गुपचुप तरीके से होना है, इस तरह से होना है। तो होगी स्थिति या नहीं होगी? तो उन्होंने कह दिया कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं होनी ही नहीं चाहिए, ये राजमन्नार समिति ने कहा। अब आप मुझे एक बात बताएं, राजमन्नार समिति के द्वारा आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि राजमन्नार समिति किसको पावर ज्यादा देना चाह रही है, केंद्र को या राज्य को? तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं उसको समझ जाऊंगा कि आपने मेरी चीजों को समझा है। ठीक है, बच्चे ने कहा सर ऐसा होगा तो डिस्प्यूट, बिल्कुल होगा, इसलिए तो उनकी चीजों को नहीं माना गया। ये तो सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी माना कुछ नहीं गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूब। स्टेट को पावर्स दी जा रही है, आप समझ गए। शक्ति राज्य को, राज्यपाल के पद को इन्होंने कह दिया प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग उसका जो है उसका जो प्लेजर से ना हो वो। ठीक है, उसका कार्यकाल फिक्स किया जाए, फिक्स करने के बाद प्रसाद पर्यंत ना हो, राष्ट्रपति शासन ना हो वहां पर, और ये सारी चीजें ना हो। फिर इसी स्थिति में आपका केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। नहीं तो राज्य जो है अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और कोई भी देश है वो बिखर जाएगा। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, क्या बोलेंगे? सेंटर मस्ट बी पावरफुल, ये इन्होंने कह दिया राजमन्नार समिति। लेकिन जब सरकारी समिति ने उसको पढ़ा और सरकारी समिति ने अध्ययन किया कि भाई अगर अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर दिया गया तो राज्य में जो सरकारें हैं वो अगर उनका नियंत्रण अधिकारियों पर हो गया तो वो क्या करेंगे? फिर अपना मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करेंगे, उस मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का ढंग से अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करेंगे और अव्यवस्था बन सकती है। ठीक है, उनकी अवस्था बन सकती है। ठीक है, तो क्या किया गया फिर वहाँ पर? उस तरह से तो किया ये गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, खत्म नहीं करना है, बल्कि अखिल भारतीय सेवाएं बहुत जरूरी है और अखिल भारतीय सेवाओं में और नई सेवाएं भी जुड़ी जाए। जैसे मान के चलो मेडिकल के क्षेत्र में भी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, तो उन्होंने कहा मेडिकल के क्षेत्र में भी आपका आए कुछ पद ऐसे, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आए, अखिल भारतीय सेवा को, इंजीनियरिंग के फील्ड को अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा जाए। उन्होंने क्या कह दिया? और मजबूत करने की बात की। आप देखना ये केंद्र को क्या कर रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा
या आसान से शब्दों में लिखें, नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाए, ये इन्होंने कह दिया। अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाए, और नहीं की बात कर रहे हैं, और नहीं क्या कह रहे हैं, न्यू सर्विसेज, उसका राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए, उसकी नीति में सीएम का परामर्श हो, यानी कि एडवाइस ऑफ सीएम एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो। साथ में उन्होंने एक बात और की कि भाई राज्यपाल जो है आप कहते हैं प्रसाद पर्यंत है, तो राष्ट्रपति साहब तो उसको कभी भी हटा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को हटा रहे हैं तो इसके हमेशा एक उचित कारण होने चाहिए। क्या बात इन्होंने कर दी, तो इसको भी लिख लेना आप यहाँ पर। एक और बात लिखे नीचे, राज्यपाल को हटाने के लिए उचित कारण हो, तो हटाने के लिए उचित कारण हो, उचित कारण अंतर्राज्य परिषद के बारे में। लेकिन कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतर्राज्य परिषद का गठन ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर, तो ये मैंने आपको वहां भी लिखा दिया। यानी कि इसने बात की इस्टेब्लिशमेंट राज्यपाल। पहली रिपोर्ट थी, जैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो आनंदीबेन पटेल तो सीएम रही हैं और आप अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि राजनीति से उसका संबंध ना हो, तो आज जब राज्यपालों की नियुक्ति होती है तो पंछी आयोग की रिपोर्ट को आधार माना जाता है, क्योंकि पंछी आयोग ने कहा था कि वो निकट में राजनीति से दूर हो। निकट में यानी ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत के तुरंत जो है आपका सीएम और तुरंत के तुरंत बना दे, ठीक है, निकट में यानी कि अभी निकट में उनका संबंध नहीं। बात समझ में आई, थम्स अप करके बताएं, निकट में राजनीति से दूर हो। किसी को भी अगर आप निकट में राजनीति से दूर हो, तो ये क्या साथी आपका संवैधानिक प्रावधान आप कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है इसका पालन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये देखा जाता है, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स यानी वो राजनीति से दूर हो। दूसरा बिंदु था आपका राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, ये होता है या नहीं होता, आज बताओ। राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, राज्य से बाहर का, आउट ऑफ स्टेट पर्सन होना चाहिए। पर्सन कहाँ का हो, वो आउट ऑफ स्टेट पर्सन हो एक। तीसरी बात जो इन्होंने की अपनी रिपोर्ट में कि वो उस क्षेत्र की राजनीति से ना जुड़ा हो जहां पर उसको बनाया जा रहा, पता चले वहां की राजनीति में ही सक्रिय था और वहीं पर गवर्नर बना दिया। क्षेत्रीय राजनीति से दूर, अर्थात आउट ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। क्षेत्रीय राजनीति समझ रहे हैं ना, पर कानून कौन बनाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि भाई दोनों को अधिकार है, राज्य भी बना सकता है और आपका केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दोनों में से वैलिड किसका हो जाएगा। तो बाद में भी बने तो मैंने कहा था आपसे केंद्र सरकार का प्रभावी होगा, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 200 के तहत अगर आपका राज्यपाल उसको आरक्षित कर ले तो फिर विधानमंडल का वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसका एक सॉल्यूशन दिया, उन्होंने कहा समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय अगर केंद्र बना रहा है, बनाते समय राज्यों से परामर्श हो। राज्यों से बात कर लो ना, क्या दिक्कत है, राज्यों से परामर्श हो, राज्यों से परामर्श हो, परामर्श का मतलब एडवाइस हो, ठीक है, या डिस्कशन हो, यानी याद रखना देयर शुड बी ए डिस्कशन, देयर शुड बी ए डिस्कशन, ठीक है, देयर शुड बी ए डिस्कशन, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, देयर शुड बी ए डिस्कशंस, देयर शुड बी ए डिस्कशंस, देयर शुड बी ए डिस्कशन while making the law on concurrent list, there should be a discussion